मॉक टेस्ट तो नहीं कहेंगे इसको, सिंपल टेस्ट कहेंगे, कि वो अभी मुझे किसी ने भेजी है व्हाट्सएप पे। मैंने खुद नहीं देखा कि पीएमसी की वेबसाइट पे ये चीज़ है या नहीं है, लेकिन फेसबुक पे भी बहुत ज़्यादा आ रही है और बच्चों ने भी अभी भेजी है व्हाट्सएप पे। तो सही बात होगी कि पीएमसी ने ये आपको प्रैक्टिस भी नहीं, आप इसको सिंपल टेस्ट कहेंगे कि जो आपकी नेक्स्ट टेस्ट होगी वो किस तरह की होगी, उसके बारे में उन्होंने गाइडलाइन दी है। तो इसके अंदर एक तो आप लॉजिकल रीजनिंग के अंदर देखें, एक बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि लॉजिकल रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन है वो 100% उसी डोमेन से हैं जो डोमेन उन्होंने दी है। जैसे मुख्तलिफ अकेडमीज हैं, जैसे बहुत बड़ी पाकिस्तान की अकेडमीज हैं किप्स वाले या ये वो, उनकी जो टेस्ट आ रही थी लॉजिकल रीजनिंग की, उसके अंदर ऐसी भी चीज़ें आ रही थी जैसे नंबर सीरीज वगैरह की आ रही थी, जिससे थोड़ा ये कंफ्यूजन हो रहा था कि ये उनके सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी टेस्ट के अंदर दे रहे थे। तो ऐसी कोई भी चीज़ अब नहीं है, क्योंकि मॉक टेस्ट जो सॉरी सिंपल टेस्ट जो उन्होंने दी है, उस सिंपल टेस्ट के अंदर उन्होंने उसी तरह के क्वेश्चन दिए जिस तरह के उन्होंने कहा है। मीन्स कोई भी 0% भी, मुझे मैंने जितना देखा है उसको सिंपल पेपर को, तो उसमें से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो उनकी डिस्क्राइब की हुई डोमेन से बाहर है। बाकी जो मुख्तलिफ अकेडमीज की टेस्टें आ रही है उनके अंदर जो मुख्तलिफ नंबर सीरीज रेशियो परसेंटेज वगैरह ऐसी कोई भी चीज़ उसके अंदर नहीं है। अब ये उनका सिंपल पेपर आ गया है। दूसरी बात जो फिजिक्स के अंदर मैंने नोट की है कि फिजिक्स के अंदर दो तीन चीजें ऐसी हैं जो उनके सिलेबस से हटके तो नहीं है, लेकिन जो मैं बार बार आपको बात कह रहा था उसी हिसाब से थी कि रिलेटेड टॉपिक से आ सकती है। ठीक है, कि आप कह सकते हैं कि रिलेटेड टॉपिक से, मैंने आपको बार बार कह, मैंने मुख्तलिफ जगहों पे कुछ रिलेटेड टॉपिक पढ़ाए भी है, तो मैं आपको ये बार बार बात कह रहा था कि ज़रूरी नहीं है जो डायरेक्ट मेंशन हो पीएमसी के सिलेबस के अंदर वो चीज़ आए, लेकिन ये भी हो सकता है कि उनसे रिलेटेड जो बहुत ही क्लोज रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जैसे हमने एक दो किए हैं कि टार्क और एंगुलर मोमेंटम जैसे हमने किए हैं रोटेटरी मोशन के अंदर, तो टार्क और एंगुलर मोमेंटम वेरी क्लोज है किसके, सर्कुलर मोशन के, क्योंकि सर्कुलर मोशन का ही वो हिस्सा है। तो इस तरह के एक दो क्वेश्चन मैंने मुझे नजर आए हैं जो ये अपना फिजिक्स का है। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि जो है वो क्वेश्चन नंबर जैसे जो है वो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 30 जो दिया गया, व्हाट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन न्यूट्रॉन बीटा डिके। ठीक है, ये न्यूट्रॉन बीटा डिके जो होता है ये कांस्टेंट वैल्यूज होती है और इनका ताल्लुक जो होता है वो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा और गामा से। मींस रेडिएशन जो है ना वो पीएमसी के डायरेक्ट, इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी तो है लेकिन रेडिएशन की प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं दी गई, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो रेडिएशन की प्रॉपर्टीज में से है। इसका मकसद है कि जब आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ोगे तो अल्फा बीटा गामा की सारी प्रॉपर्टीज भी आपको पढ़नी होंगी, और ये जब निकलते हैं दो तीन टॉपिक्स एडिशनल आपको पढ़ने होंगे। मैं जब ये अपना सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा तो आपको एक क्विक जो है वो रिवीजन करवाऊंगा एक हफ्ते के अंदर। उस क्विक रिवीजन के अंदर इंशाल्लाह हम जो भी रिलेटेड टॉपिक कहीं पे रहता है तो वो पढ़ लेंगे। और दूसरी जो बात जो है वो मैंने देखी है वो ये है कि जो है वो एक क्वेश्चन नंबर है 23, द प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप डायरेक्ट आपके पीएमसी के सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है। लास्ट ईयर था, अभी न्यू सिलेबस के अंदर डायरेक्ट ये शामिल नहीं। इसका मकसद है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप मोशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड है, उसके अंदर भी चार्जेस मूव करती हैं, तो इसका मकसद है कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का क्वेश्चन भी है। इसका मकसद है कि रिलेटेड टॉपिक्स शामिल है। ठीक है, जो एडिशनल टॉपिक्स हैं जो डायरेक्ट उसके साथ रिलेटेड नहीं है वो टॉपिक्स उसके अंदर इंक्लूड है। तो मैं फिर भी आपको ये दूसरी, पहले भी कहता हूँ फिर भी कहता हूँ
कि आप जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनकी स्टडी रखिएगा सब सब्जेक्ट्स के अंदर। सिर्फ एक फिजिक्स की बात नहीं है कि आप ये समझे कि ये रूल सिर्फ फिजिक्स के लिए होगा, बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी मुझे लगता है कि ऐसी ही चीज होगी कि जब वो कहते हैं मोशन ऑफ चार्ज, तो मोशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं उन सब की आपको स्टडी रखनी होगी। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सारी फिजिक्स पढ़ना बैठ जाओ और इधर रोना बस ये वो करना शुरू कर दो, ये जुल्म हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई 5-8 ऐसे टॉपिक्स होंगे जो रिलेटेड होंगे पूरी फिजिक्स के अंदर, बाकी उसके सिवा जो रिलेटेड नहीं है उनकी स्टडी नहीं करनी आपने। ठीक है। तो थोड़ा एहतियात के साथ पढ़ना है, चीज़ों को केयरफुली देखें, पेपर्स को आप भी माशाल्लाह इस लेवल को डायग्नोस कर सकते हैं कि कौन सी डायरेक्टर से आई है और कौन सी थोड़ा उससे रिलेटेड टॉपिक से आई है। तो इस तरह से मैंने जो ये बात नोट की इसके अंदर फिजिक्स के अंदर, तो मैंने ये बात आपको पहले भी कही थी और फिर भी कहता हूँ कि जो वेरी क्लोज रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको आप नहीं छोड़िए, उनको आप जो है वो पढ़ लें। ठीक है। बाकी जो एक चीज ही अलग है उसको छोड़ दे, जाहिर है वो मेंशन नहीं है। तो बेटा हमने कल डिस्कस किया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन होता है उसकी मोशन क्या होती है, या उसकी मोशन जो होती है वो किस तरह से होती है। ठीक है। उसके बारे में हमने ये पढ़ा था कि जब कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन के अंदर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर होती है तो उसका प्रोजेक्शन अगर हम अलोंग एक्स एक्सिस देखें या उसका प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस देखें, तो उसके प्रोजेक्शन की मोशन अलोंग एक्स एक्सिस एज वेल एज अलोंग वाई एक्सिस जो होती है वो वाइब्रेटरी मोशन होती है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन होता है उसकी ये प्रोजेक्शन की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन भी होती है। ठीक है। तो ये चीजें हमने कल डिस्कस की थी। अब इसी की बुनियाद पे हम इक्वेशंस ड्राइव करते हैं। ठीक है। कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होती है उसकी इक्वेशंस को अब हम ड्राइव करेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से, सॉरी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के प्रॉब्लम्स को हम किन इक्वेशंस पे सॉल्व करेंगे। जिस तरह से चैप्टर 3 के अंदर हम ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ते हैं और उसके बाद हम इक्वेशंस भी पढ़ते हैं, एस इज इक्वल टू वी टी या वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए इंटू टी। ये सारी इक्वेशंस ट्रांसलेटरी मोशन जो रेक्टिलिनियर मोशन होती है उसकी मुख्तलिफ चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए हेल्पफुल होती है। चैप्टर 4 के अंदर हमने ये पढ़ा कि अगर कोई भी बॉडी रोटेटरी मोशन के अंदर है तो उसके अंदर मुख्तलिफ हमने इक्वेशंस फार्मूले पढ़े जो इस चीज़ के अंदर हेल्पफुल होते हैं कि जब कोई भी चीज़ रोटेटरी मोशन के अंदर होती है तो उसकी मुख्तलिफ चीज़ें मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो अब हम देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जब हमने डिस्कस किया है उसके अंदर हमने ये भी डिस्कस किया है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी होता है, पार्टिकल का एम्पलीट्यूड भी होता है, पार्टिकल का टाइम पीरियड भी होता है, पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी भी होती है, पार्टिकल की एक्सेलेरेशन भी होती है, पार्टिकल के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स भी होती है, और वो कौन कौन सी जगहों पे मैक्सिमम होती है, कौन कौन सी जगहों पे मिनिमम होती है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो अब हम फार्मूला बनाते हैं कि अगर हमें कोई डेटा दी जाए कि एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में उसका एम्पलीट्यूड इतना है, उसका टाइम पीरियड इतना है, आप फ्रीक्वेंसी फाइंड करें, आप वेलोसिटी फाइंड करें, आप एक्सीलरेशन फाइंड करें, आप उसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स फाइंड करें, तो हम कौन कौन से फार्मूलाज को इस्तेमाल करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अब हम टोटली आज जो हमारी चीज होगी वो मैथमेटिकल बेस्ड होगी, जिसके अंदर हम वो सारे के सारे फार्मूले ड्राइव करेंगे जिन फार्मूलाज को इस्तेमाल करके हम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अब जो कल हमने डिस्कस की थी थ्योरेटिकल, उसी चीज की बुनियाद पे अब हम मैथमेटिक्स इसकी ड्राइव करते हैं या फार्मूले ड्राइव करते हैं। ठीक है। अब सबसे पहला फार्मूला मैं जो है वो करता हूं डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला।
ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको एक्स से या वाई से जाहिर किया जाता है, क्योंकि हमने देखा था कि प्रोजेक्शन दो होते हैं, एक अलोंग एक्स एक्सिस होता है, एक अलोंग वाई एक्सिस होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे छोटी सी एक डायग्राम बना देता हूँ जिससे आपको थोड़ा माइंड में रहेगा। हमने देखा था कि ये पार्टिकल जब इस तरह से रोटेट करता है तो यहाँ पे प्रोजेक्शन रोटेट करता है अलोंग एक्स एक्सिस, और यहाँ पे प्रोजेक्शन रोटेट करता है अलोंग वाई एक्सिस। तो अलोंग ये इसकी मीन पोजीशन है, और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये इसकी मीन पोजीशन। ठीक है। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर पार्टिकल मूव करता है तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल होगा, यहाँ पे मूव करता है तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वर्टिकल होगा। तो मैं पहला फार्मूला करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल, डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल का फार्मूला करते हैं। अब देखिए, जब पार्टिकल इस तरह से रोटेट करता है, कल मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन की थी, और वो कौन सी इक्वेशन थी कि cos थीटा जो होता है ये होता है x अपान एक्स नॉट। कल हमने किया था कि अगर कोई भी पार्टिकल इस तरह से पोजीशन P से पोजीशन Q पे आ जाता है, इस तरह से, ये पोजीशन P है, पोजीशन Q है, तो इस तरह से एक ट्राइंगल बन रहा था ओ क्यू आर। इस ट्राइंगल के अंदर ये डिस्प्लेसमेंट था x, और हमने यहाँ पे एक इक्वेशन की थी कि cos थीटा है x अपान एक्स नॉट। तो यहाँ पे x किसको जाहिर करता है, x डिस्प्लेसमेंट को जाहिर करता है, तो x हो जाएगा एक्स नॉट cos थीटा। तो आप फार्मूला कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस थीटा हो जाएगा ओमेगा इंटू टी, या ये भी हो जाएगा एक्स नॉट कॉस ओमेगा, ओमेगा होता है 2 पाई अपान टी इंटू टी। याद रखिएगा कि ये टी इंस्टेंटेनियस टाइम है, टोटल टाइम है, एक दूसरे के अंदर कटेंगे नहीं, ये मैंने पहले ही आपको बताया था। या आप ये भी कर सकते हैं एक्स नॉट कॉस 2 पाई एफ इंटू टी। तो ये सब के सब फार्मूले हैं, और ये किसके फार्मूले हैं, डिस्प्लेसमेंट अलोंग, ये फार्मूले हैं डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस अगर फाइंड आपने करना है। तो ये सब के सब फार्मूले आपको याद होने चाहिए, किसके लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट अगर आपने फाइंड करना है। ठीक है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट आपने फाइंड करना है तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसका एक एक क्वेश्चन भी इसके साथ करता जाता हूं ताकि आपको जो है वो ये चीज माइंड में क्लियर हो जाए। ठीक है। अ पार्टिकल is executing a simple harmonic motion having a amplitude 10 centimeter and amplitude 10 centimeter and time period 8 सेकंड। ठीक है। व्हाट इज displacement a particle after after 4 seconds।
ठीक है। अब देखिए इसमें पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैविंग एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर एंड टाइम पीरियड 8 सेकंड। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आफ्टर 4 सेकंड्स। देखिए 4 सेकंड्स जो होता है वो टाइम पीरियड जो होता है, ठीक है, 4 सेकंड जो होता है वो आधा टाइम पीरियड है। आधे टाइम पीरियड के अंदर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, अब इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ही मैथमेटिक्स को आप देख लें कि जो मैंने अभी फिजिक्स का पेपर आपको कहा है उसके अंदर आप एक क्वेश्चन देख लें जो चैप्टर 11 के साथ रिलेटेड है, स्पेसिफिक हीट वाला। वो क्वेश्चन हार्ड लेवल के अंदर आता है। इसका मकसद ये है कि आपकी जो टेस्ट होगी उसके अंदर क्वेश्चन हार्ड लेवल के जो है वो थोड़े डीप हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको इसलिए आपको डीप एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो मैंने शायद पहले कभी क्लास टीचिंग के अंदर भी नहीं बताया था। तो जो भी हमारे स्टूडेंट भी बेटा केयर के साथ समझे कि यहाँ पे मैंने टाइम जो दिया है वो 8 सेकंड दिया है, लेकिन यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि उसका डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड के बाद कितना होगा। एक लॉजिक की बात है बेटा, ठीक है। लॉजिक की बात कौन सी है? लॉजिक की बात ये होती है कि इस तरह से पार्टिकल की स्टार्टिंग पॉइंट दो हो सकती है, ठीक है। अब स्टार्टिंग पॉइंट ये दो हो सकती है बेटा, बहुत ध्यान से, ठीक है, तवज्जो से। अब देखें, एक इसके अंदर ऑप्शन ये हो सकता है, ऑप्शन ये हो सकता है कि सपोज करें कि एक पार्टिकल है, ये इसकी मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है बेटा। अब अगर पार्टिकल की स्टार्टिंग पॉइंट मीन पोजीशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है तो टोटल टाइम पीरियड कितना है बेटा? टोटल टाइम पीरियड है इसका 8 सेकंड्स, ठीक है। 8 सेकंड का मकसद है कि वन एम्पलीट्यूड का टाइम कितना हो जाएगा? वन एम्पलीट्यूड का टाइम हो जाएगा 2 सेकंड, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि पूरी वाइब्रेशन के अंदर 2 सेकंड में यहाँ पे आएगा, 2 सेकंड में यहाँ पे, 2 सेकंड में यहाँ पे, 2 सेकंड में। अगर टोटल टाइम पीरियड 8 सेकंड है, इसका मकसद ये हुआ कि 2 सेकंड यहाँ तक, 4 सेकंड यहाँ तक, 6 सेकंड यहाँ तक, 8 सेकंड यहाँ तक। तो अगर पार्टिकल स्टार्ट करता है मीन पोजीशन पे तो 4 सेकंड में ये वापस मीन पोजीशन पे आएगा। देखें, ये इस तरह से एक्सट्रीम पे गया और एक्सट्रीम से वापस किस तरफ आया? मीन पे आया। 4 सेकंड में मीन पे आएगा। अगर इसकी स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम मीन पोजीशन है, ठीक है, तो 4 सेकंड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। लेकिन अगर इसकी स्टार्टिंग पॉइंट ये है, सेकंड केस ले इसका, अगर इसकी स्टार्टिंग पॉइंट ये है, अगर इसकी स्टार्टिंग पॉइंट ये है, अगर ये एक्सट्रीम पोजीशन है स्टार्टिंग पॉइंट, तो अगर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करेगा तो 2 सेकंड में यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा 4 सेकंड में। मीन्स यहाँ से 2 सेकंड में और वापस आएगा 4 सेकंड में। तो इस कंडीशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा और इस कंडीशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है, इस तरह से आता है, तो 4 सेकंड में क्या हो जाएगा? 0। और अगर यहां से स्टार्ट करता है तो इस तरह से। मीन्स इस क्वेश्चन की 2 सोल्यूशन होंगे, ठीक है, 2 सोल्यूशन होंगे इस क्वेश्चन के। एक, अगर ये स्टार्ट करता है मीन से एक्सट्रीम तक और एक्सट्रीम से वापस मीन तक आता है, और दूसरा क्या हो जाएगा? ये स्टार्ट करेगा एक्सट्रीम से और ये आधे टाइम पीरियड के अंदर दूसरी एक्सट्रीम तक चला जाएगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है।
तो आपको पता लगने का कोई तरीका नहीं है जब तक क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ नहीं होता। क्वेश्चन के अंदर लिखना चाहिए लेकिन मोस्टली लिखा हुआ नहीं होता। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर लिखने के सिवा पता नहीं लग सकता कि ये किस तरह से जाता है। इसमें एक क्लूज दिए गए जाते हैं कि आप पार्टिकल आफ्टर 4 सेकंड्स ट्रेवलिंग फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम या ट्रेवलिंग फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन, इस तरह का सेंटेंस होता है जिससे पता लगता है। अगर इसके अंदर कहा जाए कि फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम तो वाई एक्सिस वाली इक्वेशन इस्तेमाल होगी। अगर एक्सट्रीम टू मीन कहा जाए तो इसके अंदर इक्वेशन कौन सी लगेगी, एक्स एक्सिस वाली इक्वेशन लगेगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला लिखा है वो अलोंग सिर्फ किसके लिखा है, वो अलोंग सिर्फ हॉरिजेंटल लिखा है। मैं इसका वर्टिकल का भी लिख सकता हूं। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अलोंग वर्टिकल, ये बेटा ये इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स होता है और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वाई। कल हमने जो इक्वेशन की थी वो एक्स की थी, लेकिन वाई की अगर इक्वेशन करेंगे तो वाई की अगर इक्वेशन करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा वाई अपान वाई नॉट। जिस तरह से हॉरिजेंटल पे कॉस थीटा होता है एक्स अपान एक्स नॉट, यहाँ पे होता है वाई अपान वाई नॉट। इस इक्वेशन को आप इस तरह से कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू वाई नॉट साइन थीटा, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो है वो y इज इक्वल टू वाई नॉट साइन थीटा, और थीटा होता है ओमेगा इंटू टी, इज इक्वल टू वाई नॉट साइन ओमेगा इंटू टी, या इज इक्वल टू वाई नॉट साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, या इज इक्वल टू वाई नॉट साइन 2 पाई एफ इंटू टी। ठीक है, तो दोनों आपके पास डिस्प्लेसमेंट के फार्मूले आ गए इस तरह से। ये दोनों डिस्प्लेसमेंट के फार्मूले अलोंग एक्स एक्सिस का फार्मूला है और अलोंग वाई एक्सिस का फार्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जो बात कही है वो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं नोट, या पहले मैं इसको मैथमेटिकली करता हूं फिर इसको लिखता हूं। ठीक है बेटा, तो मैंने क्या बात कही, मैंने ये कहा कि अगर पार्टिकल मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम जाएगा तो हाफ टाइम पीरियड के अंदर उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। अगर पार्टिकल जाएगा फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू द मीन पोजीशन तो हाफ टाइम के अंदर उसका एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, मैंने दोनों कंडीशन आपको बता दिए कि 2 सेकंड में यहाँ पे आएगा, 2 सेकंड में यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट होता ही मीन पोजीशन के दरमियान है। तो बॉडी जब मीन पोजीशन से स्टार्ट होके आधे टाइम पे तो वो वापस मीन पोजीशन पे आ जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। जबकि यहाँ पे अगर बॉडी स्टार्ट एक्सट्रीम से करेगी तो आधे टाइम के अंदर वो नेक्स्ट एक्सट्रीम पे होगी, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इनिशियल पोजीशन से कितना हो जाएगा, वो इनिशियल पोजीशन से ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड माना जाएगा। ठीक है, या अगर मीन पोजीशन देखें तो उसके हिसाब से हम एम्पलीट्यूड देखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, अब इसको सॉल्व आप कैसे करोगे, देखें। अब इसको कहा जाता है x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज, ठीक है, टाइम दिया हुआ है। देखिए इसके अंदर क्या दिए हुए बेटा, 2 टाइम दिए हुए, ये टाइम है। ठीक है, ये टोटल टाइम दिया हुआ है, और ये आपको दिया हुआ है इंस्टेंटेनियस टाइम स्मॉल टी, और ये आपको दिया गया है एम्पलीट्यूड एक्स नॉट ले लें या वाई नॉट ले लें, ये एम्पलीट्यूड है। ठीक है, अब आप कर लें, ये 2 पाई अपान टी इंटू टी होगा। ठीक है, अब देखिए तो ये हो जाएगा, सॉरी ये मैंने 2 लिख दिया, बहरहाल इसको सही करता हूँ, ये एक्स नॉट होगा, नेगेटिव साइड पे होगा, मैं इसको सही करता हूँ बेटा, 2 नहीं होगा एक्स नॉट होगा।
तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट, ठीक है बेटा। यहाँ पे हो जाएगा cos 2 पाई अपॉन 8 इंटू 4, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट, ठीक है। x इज इक्वल टू एक्स नॉट cos 4, 2 में जाएगा cos पाई बचेगा बेटा, क्योंकि 2 इंटू 4 8 होगा, 8 जाएगा 8 में cos पाई होगा, ठीक है, cos पाई। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस एक्स नॉट, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ गया, इज इक्वल टू 10 इंटू, बेटा ये -10 होगा, सॉरी, क्योंकि बेटा cos पाई होता है 180, 180 माइनस 1 के होता है -10 सेंटीमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट -10 सेंटीमीटर आ गया, ये हो गया, ठीक है बेटा। 2 नहीं होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम कहां से लेते हैं, मीन से एक्सट्रीम तक लेते हैं, तो कितना आ गया माइनस, तो देखिए माइनस साइन भी आ गई। इसका मकसद है आधे टाइम पीरियड के बाद पार्टिकल कहां पे होगा, नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, क्योंकि -10 मींस नेक्स्ट जो लेफ्ट साइड की एम्पलीट्यूड, सॉरी एक्सट्रीम पोजीशन होती है ना, तो लेफ्ट साइड पे एम्पलीट्यूड निगेटिव होता है, ये मैंने शुरू वाले दिन आपको बताया था। तो देखिए आंसर आ गया कि अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू करोगे तो आफ्टर हाफ टाइम आप कहां पे जाओगे, नेक्स्ट पे चले जाओगे, ठीक है। अब हम करते हैं यहाँ पे, इसके लिए इक्वेशन कौन सी इस्तेमाल होगी, इक्वेशन क्यों इस्तेमाल इसके लिए एक्स की इसके लिए वाई की बताता हूं। इसके लिए इक्वेशन किसकी इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए आप इक्वेशन इस्तेमाल करोगे y नॉट साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, ठीक है। y इज इक्वल टू y नॉट साइन 2 पाई अपॉन 8 इंटू 4 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, और ये हो जाएगा साइन पाई। साइन पाई किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है, तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा 0, ठीक है। तो देखिए ये एक इक्वेशन कहती है एम्पलीट्यूड 0 है, और एक इक्वेशन कहेगी कि उस वक्त, सॉरी एम्पलीट्यूड नहीं, डिस्प्लेसमेंट 0, दूसरी इक्वेशन कहती है कि डिस्प्लेसमेंट -10 होगा, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। मींस इस क्वेश्चन के 2 सॉल्यूशन होंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन के सब क्वेश्चन के 2 सॉल्यूशन होंगे। अब ऑप्शन आपने ढूंढना है, अकल आपने इस्तेमाल करनी है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। मोस्टली बुक्स के अंदर डिफरेंशिएट नहीं किया हुआ, बुक्स के अंदर मोस्टली एक्स एक्सिस को लिया जाता है, वाई एक्सिस को नहीं लिया जाता। लेकिन मसला ये है कि सिंध के अंदर एक्स एक्सिस के ऊपर दिया गया है, केपी और पंजाब के अंदर वाई एक्सिस के ऊपर दिया गया है। अब आप कौन सा चूज करोगे ये तो टाइम बताएगा, और आप बताओगे कि आपने कौन सा चूज करना है। सोल्यूशन 2 होते हैं। अब यहाँ पे जो बात आती है कि मैंने एक के लिए जो एक्सट्रीम टू मीन के लिए मैंने एक्स वाली इक्वेशन इस्तेमाल की है, और मीन टू एक्सट्रीम के लिए मैंने वाई वाली इक्वेशन इस्तेमाल की। ये मैंने क्यों किया है, ये कल आपने एक बात नोट की होगी कि इस तरह से हमने जब प्रोजेक्शन पढ़ा था, इस तरह से इसके अंदर हमने ये पढ़ा था, इसके अंदर ये पढ़ा था कि जब पार्टिकल पोजीशन पी पे होता है, इनिशियल पोजीशन पी है, पी से जब क्यू पे आता है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट मीन टू एक्सट्रीम होती है, और यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है वो एक्सट्रीम टू मीन होती है। जब पार्टिकल इस तरह से मूव करता है तो उसका प्रोजेक्शन जो शुरुआत करता है वो वाई एक्सिस पे मीन टू एक्सट्रीम करता है, और एक्स एक्सिस पे किस तरफ करता है, एक्सट्रीम टू मीन करता है। इसलिए जब भी कोई पार्टिकल इस तरह से वाइब्रेट करेगा, जब उसकी मोशन आपने फाइंड करनी होती है, तो अगर वो पार्टिकल मीन टू एक्सट्रीम जा रहा है तो वाई एक्सिस पे डील किया जाएगा, एक्सट्रीम टू मीन जा रहा है
तो किस पे डील किया जाएगा, एक्स एक्सिस पे। ये बात रट्टे की मैं आपको बता रहा हूँ, टेक्निकल बात मैं नहीं बता रहा आपको, क्योंकि टेक्निकल बात आपको हजम नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है ना। एक्सीलेटेड मोशन है, वेव फंक्शन है, और वेव फंक्शन के हिसाब से हम ये लेते हैं। तो टेक्निकल बात मैं नहीं आपको बता रहा यहाँ पे, ना ही आपके डोमेन में आती है, ना ही आपकी इतनी मैथमेटिक्स अच्छी है, और ना ही आपकी पढ़ी हुई है अल्लाह ताला के बंदों की। तो ये जो है आप इसको सिंपल रटा लगा लें कि अगर पार्टिकल की मोशन फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन है तो एक्स वाली इक्वेशन से डील किया जाएगा। अगर पार्टिकल की मोशन अलोंग वाई है, तो सॉरी अलोंग मीन टू एक्सट्रीम है, तो उसको वाई की इक्वेशन से डील किया जाएगा। मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि इफ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम मीन पोजीशन to extreme position, its motion is mathematically expressed by equations along y-axis, ठीक है। और दूसरी बात कौन सी, इफ पार्टिकल मूव्स along moves from extreme position to mean position, its motion is mathematically expressed by equations along x axis। एक्स एक्सिस की इक्वेशन से डील किया जाएगा, जैसे मैंने इस क्वेश्चन को डील किया है। अब क्वेश्चन से कैसे पता लगेगा कि इक्वेशन कौन सी लगेगी, ये तो आपका दिमाग बताएगा आपको। इसके अंदर क्लू दिया जाता है कि पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स से इधर उधर, उसमें क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई ऐसी लाइन जोड़ी जाएगी जिसे पता लगेगा कि पार्टिकल किस तरफ जा रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने ऐसा कुछ नहीं दिया, क्योंकि मुझे इसको दोनों जो है वो सॉल्यूशंस पे जाना था। तो जब मैंने कुछ नहीं दिया तो उसके पॉसिबल दो सॉल्यूशंस हैं। जब मैं कुछ दूंगा तो उसके अंदर क्लू होगा कि आपको किस तरफ जाना है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम देखेंगे। अब इसके अंदर आज टाइम वैसे भी हो गया, मैं इसी को ऐसी एक इक्वेशन पे एक और क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी इक्वेशन के ऊपर। देखिए ये कॉमन क्वेश्चन है, एमसीक्यूज की बुक्स के अंदर ये कॉमन क्वेश्चन आता है, लेकिन इसका सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अ पार्टिकल is executing a simple harmonic motion with amplitude A and time period T, ठीक है। What is time taken by particle to reach half of amplitude, ये इसी क्वेश्चन पे होता है, half of amplitude if अब इसके अंदर दो क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके अंदर एक ये भी हो सकता है, इफ पार्टिकल is moving
टूवर्ड्स मीन पोजीशन। दूसरा ये हो सकता है इसके अंदर पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, दो हो सकते हैं इसके अंदर क्वेश्चन के फॉर्मेट। अब देखिए, मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन के अंदर इस तरह से क्लियर होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर कहा क्या गया है, आप उसके बारे में समझे। पहले मैं क्वेश्चन पहले ए को एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, क्वेश्चन ए क्या कहता है? क्वेश्चन ए कहता है कि मूविंग टूवर्ड्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है। और मैंने आपको कहा था कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन की तरफ जाएगा, इक्वेशन कौन सी इस्तेमाल करोगे? इक्वेशन इस्तेमाल करोगे एक्स एक्सिस वाली। ठीक है, अब इक्वेशन एक्स एक्सिस वाली कैसे इस्तेमाल करोगे? देखिए, ये देखें, इस क्वेश्चन का मतलब समझे। सपोज करें ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये हमारे पास मीन पोजीशन। ये कौन सी है? मीन पोजीशन। अब पार्टिकल किस तरफ जा रहा है? टोटल टाइम पीरियड है टी। पार्टिकल जा रहा है इधर, पार्टिकल किस तरफ जा रहा है? टूवर्ड्स मीन पोजीशन, मींस एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन। ये टोटल भी, एक मिनट मैं इसको बना लेता हूं। ये हुआ हमारा एम्पलीट्यूड ए, ये हुआ हमारा एम्पलीट्यूड ए। ठीक है, अब पार्टिकल को कहां पे पहुंचना है? पार्टिकल को एक्सट्रीम पोजीशन से हाफ ऑफ पहले हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड में बना लेता हूं। ये सेंट्रल पॉइंट है। ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स, ये डिस्प्लेसमेंट होगा हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। तो यहां तक पहुंचने के लिए पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से मीन तक, यहां तक पहुंचने के लिए इसको टाइम कितना चाहिए? ठीक है, ये बहुत ही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। अब बच्चे क्या समझते हैं? कुछ बच्चे इसका सोल्यूशन इस तरह से करते हैं कि फॉर एग्जांपल के टोटल टाइम पीरियड कितना? टी। यहां से लेकर यहां तक टाइम कितना? T/4। स्टूडेंट क्या करते हैं? अब T/4 का आधा कर देते हैं। T/4 का आधा मीन्स T/8। बेटा ये नहीं हो सकता कि यहां से लेकर यहां तक अगर टाइम, सपोज करें मैं आपको कहता हूं कि एक्सट्रीम पोजीशन से मीन तक पहुंचने का टाइम 2 सेकंड है, तो आधा डिस्टेंस टाइम कितना होगा? आप कहोगे 1 सेकंड। नहीं, नहीं हो सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता भी दूं कि एक्सट्रीम टू मीन का टाइम है 2 सेकंड, आप मुझे बताएं आधे का टाइम कितना है? आप कहोगे सर 1 सेकंड। नहीं होता ऐसे। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये एक्सीलेटेड मोशन है। एक्सीलेटेड मोशन के अंदर आधा आधा नहीं होता, आधा होता है यूनिफॉर्म। अगर ये पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में होता तो यहां से लेकर यहां तक अगर 2 सेकंड होते तो यहां से लेकर यहां तक आधे तक 1 सेकंड होता। ये बॉडी, ये पार्टिकल एक्सीलेट कर रहा है। एक्सीलेटेड मोशन के अंदर आधा डिस्प्लेसमेंट आधे टाइम के अंदर नहीं होता। पहला जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ज्यादा टाइम के अंदर होता है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट कम टाइम के अंदर होता है। क्योंकि जब बॉडी एक्सीलेट करती है तो पहले आधे के अंदर वो स्लो होती है, नेक्स्ट आधे के अंदर वो फास्ट होती है। ठीक है, तो ये होता है कि ये जो टाइम होगा ना, ये टाइम T1 भले कह लें और इसको टाइम कर लें T2। T1 इज नॉट इक्वल टू T2, नहीं होगा, क्योंकि बॉडी इस तरफ मोशन कर रही है। इस पार्ट में स्लो होगी, इस पार्ट में फास्ट होगी। आप देख ले, मैंने आपको डेटा दी थी ना, 0, 10, 18, 24 इस तरह से। तो पहले पार्ट के अंदर कम वेलोसिटी थी, दूसरे के अंदर ज्यादा। हाफ हाफ नहीं होता। ये बात ध्यान में रखिएगा कि इसके अंदर टाइम्स इक्वल नहीं होते। अगर इस तरह से होता है तो T1 में एक और भी पॉइंट एक्स्ट्रा लिख देता हूं, T1 ग्रेटर देन T2 होता है। इस तरह से होता है। T1 किस तरह से होता है? ग्रेटर देन होता है। अब आपसे पूछा गया है T1 बताएं कितना है T1। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? अब आप करो इसको सॉल्व। ठीक है, ये पार्टिकल एक्सट्रीम टू मीन है। आपको एम्पलीट्यूड कितना कहा गया है? डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड है।
और एम्पलीट्यूड कितना है, ए के बराबर है। इक्वेशन आपके पास है x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस, टाइम की बात हो रही है, 2π/t इंटू टी होगा, ये हो जाएगा a/2, ये हो जाएगा a cos 2π/t इंटू टी हो जाएगा, a जाएगा a में, 1/2 इज इक्वल टू कॉस 2π/t इंटू टी हो जाएगा। अब कर सकते हैं, देखें, अब ये आ गई इक्वेशन। आपको पता है cos 60 किसके बराबर होती है, 1/2 होती है, ठीक है। और cos 60 किसके बराबर होती है, cos 60 होती है 2π/360, 360 2π/6 होगी। देखिए ये होता है cos 2π/360, 2π होता है 360/6, ये होगा 60, cos 60 इज इक्वल टू 2π/6 के बराबर होता है बेटा। तो ये हो जाएगा cos 2π/6 इज इक्वल टू 1/2। रखें यहाँ पे 1/2 किसके बराबर है, cos 2π/6 इज इक्वल टू cos 2π/t इंटू टी, cos 2π कैंसल, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा t/6, टोटल टाइम के छठे हिस्से के अंदर पहुंचेगा। कहां तक, यहां तक, ये हो जाएगा t टोटल टाइम के सिक्स्थ हिस्से में बॉडी पहुंचेगी, ठीक है। अब आ जाए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन। पार्टिकल किस तरफ जा रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है। बनाए इसको, कहां जा रहा है पहले इसको देखे बेचारे को, ये जाता कहां पे, देखें ये इस तरह से, ये हुई मीन पोजीशन। पार्टिकल किस तरफ जा रहा है, पार्टिकल जा रहा है टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन। पार्टिकल जो हो जा रहा है आपका, ये पार्टिकल जा रहा है इधर, ये आपका हुआ एम्पलीट्यूड है, ठीक है। और ये आपका हुआ पार्टिकल जा रहा है आधे पे, मीन्स यहां से पार्टिकल इधर जा रहा है, और a/2 पार्टिकल हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड तय करता है, किधर जा रहा है, ये जा रहा है मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। तो ये t, ये आप कर ले इसको t2, t2 कितना है, ठीक है। अब ये करें कि ये आपका t2 कितना है, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। पार्टिकल किस तरफ जा रहा है बेटा, मीन टू एक्सट्रीम जा रहा है। आप इक्वेशन कौन सी इस्तेमाल करोगे, y वाली, y इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, और y नॉट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड। मैंने बनाया इस तरह से, बनाना मुझे इस तरह चाहिए था लेकिन मैंने इस तरह बनाया, इसका मतलब ये नहीं हॉरिजॉन्टल है, आप समझे, वर्टिकल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू y नॉट साइन 2π/t इंटू टी। तो देखें ये हो जाएगा y की जगह पे क्या आएगा बेटा, y की जगह पे आएगा एम्पलीट्यूड/2, एम्पलीट्यूड साइन 2π/t इंटू टी, ए में 1/2 साइन 2π/t इंटू टी। 1/2 किसके बराबर है, ठीक है, साइन 30 होती है 1/2 के बराबर, ठीक है। साइन 30 किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगा साइन 2π/12 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 2π/12 30 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 इज इक्वल टू साइन 2π/12। किसी बच्चे का क्वेश्चन हो सकता है कि सर 2 को यहाँ पे कर दे π/6, ठीक है, π/6 कर दोगे, लेकिन यहाँ पे 2π हमने इसको काटना है, इसलिए मैंने 2π/12 को आगे सॉल्व नहीं किया। साइन 2π/t इंटू टी कैंसल, तो टाइम हो जाएगा t/12। ये आ गया आपका टाइम t2, ये आपका टाइम आ गया आधे का, और ये हो गया आधे का। देखिए इक्वल नहीं है, आधे आधे का इक्वल नहीं है,
ठीक है, आधे फर्स्ट आधे का t/6 है, दूसरे का कितना है t/12। इसका कितना है, इसका ये हो जाएगा t/12 और ये कितना हो जाएगा t/6 हो जाएगा। दोनों का सम t/4 हो जाएगा, करके देख लें। क्योंकि यहां से लेकर यहां तक का कितना होता है t/4 होता है। आपका आंसर सही है या गलत है? ये हो जाएगा t/12 प्लस t/6 इज इक्वल टू t+2t, ठीक है, अपॉन 12, 3t/12 t/4। टोटल t/4 आ गया आंसर मेरा सही है। ठीक है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक टाइम कितना होता है t/4 होता है। ठीक है, तो ये होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला हमने किया है। अभी तो और भी फार्मूले रहते हैं, वेलोसिटी के, एक्सेलरेशन के, और भी बहुत सारे फार्मूले। ठीक है, तो इनको देखें। जो चीज यहाँ पे बतानी थी, जो समझानी थी, वो ये थी कि अगर कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है तो आधे एम्पलीट्यूड का टाइम आधा नहीं होता। एक आधे, पहले आधे का जो होता है वो अलग होता है, दूसरे आधे का क्या होता है, अलग होता है। अब आप ये रटा लगा सकते हैं कि किस हाफ का क्या होगा, किस हाफ का क्या होगा। ये मैंने किया है, जरूरी नहीं आप इस तरह से करें, आप रटा लगा लें कि पहला जो होता है उसका क्या होता है t/, और दूसरा जो होता है उसका क्या होता है, तो उसको आप देख ले। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, जब एक्सट्रीम टू मीन आएगा तो पहला टाइम जो होगा वो बड़ा होगा, दूसरा टाइम जो होगा वो कम होगा। जब इस तरह से जाएगा ना, तो पहला टाइम जो होगा, ये पहला टाइम जो t2 होता है, ये t2 t1 से लेस होगा, ये होगा t1। ठीक है, इस तरह से होगा। क्योंकि यहाँ पे डिसलरेट कर रहा है तो पहले के अंदर जल्दी तय कर लेगा, दूसरा देर से, क्योंकि मीन टू एक्सट्रीम डिसलरेट करता है, इसलिए पहले के अंदर टाइम थोड़ा लेगा, दूसरे के अंदर टाइम ज्यादा लेगा। इसके अंदर एक्सीलरेट करता है तो ज्यादा लेगा। ठीक है, आपको मैं लॉजिकल रीजनिंग के प्रैक्टिस के भेज दूंगा, करनी है बेटा।